गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन। तो हमने कल क्रिया और काल देखा और आज के वीडियो क्लास में मैं आपको वाच्य और अव्यय अविकारी शब्द ये बताऊंगी कि वाच्य क्या है। वाच्य क्या होता है? वाच्य जो होता है उसको हम वॉइस कहते हैं। जो वॉइस है हमारी वो वाच्य है आप लोगों का। तो पहले हम वाच्य पढ़ेंगे, इसके बाद अव्यय या अविकारी शब्द। लेसन 14 क्या है आपका? वाच्य। देखिए इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी अच्छे से। वाच्य, वाच्य क्या है? वाच्य लिखा हुआ आपके पे। तो वाच्य वो है जो क्रिया का रूपांतरण, जिससे पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। मतलब कर्ता, कर्म और भाव, तीन चीजें इसमें आती हैं। इसके तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो हमारे वाच्य से पता चले कि हाँ इसमें कर्ता आ रहा है या कर्म का प्रभाव है या भाव का है। इसी वजह से इसमें तीन चीज़ें आवश्यक है जानना। जैसे कोई एक शब्द दिया हुआ आपको एग्जाम्पल के लिए कि कविता पत्र लिखती है, पहला ये हो गया। कविता पत्र लिखती है। सेकंड है कविता के द्वारा पत्र लिखा गया। इसी सेंटेंस को देखिए आप किस तरीके से चेंज हो रहा है। कविता के द्वारा पत्र लिखा गया। थर्ड क्या है? कविता के द्वारा पत्र लिखा गया। इसके बाद क्या है? कविता लिखती है। ये देखिए, कविता लिखती है। तो फर्स्ट है आपका कि कविता क्रिया के अनुसार, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है कि कविता पत्र लिखती है। तो पत्र, कविता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो फर्स्ट में कविता के अनुसार है। सेकंड है कविता के द्वारा पत्र लिखा गया, ये कर्म के अनुसार है। कर्म, कविता के द्वारा पत्र लिखा गया, ये और थर्ड वन है आपका कविता लिखती है, ये भाव है। भाव के अनुसार कविता क्या करती है? कविता लिखती है। ये आपका है भाववाचक। तो ऐसे आपके तीन भाग हैं, कर्मवाचक, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन है आपके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपके वाच्य के तीन भेद हो गए, कर्तृ, कर्म और वाच्य। जिसका एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं कि किस सेंटेंस में कर्ता का प्रभाव है, किस सेंटेंस में कर्म का और किसमें भाव का है। तो यही तीनों चीजें हैं आपके लिए। कर्तृवाच्य के भी इसमें दो भाग होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। वाच्य के तीन भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसमें जो पहला है आपका कर्तृवाच्य, उसके भी दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्या है?
सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है? हरीश पुस्तक पढ़ रहा है। और अकर्मक क्या है? विभोर भीतर सो रहा है या शुभम गाता है। शुभम गाता है ये अकर्मक क्रिया है, और हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे लेके पुस्तक पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। तो कर्तवाची का भी दो है भेद, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य है, जो आपको पहले ही पता चल चुका है कि सेंटेंस इस तरह से आएंगे। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये आपका क्लियर हो गया कि किस तरह से सेंटेंस रहते हैं। आप एक एग्जाम्पल उसमें लिख लीजिएगा जब उसकी परिभाषा लिखिएगा कि कर्तवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में क्या होगा। कर्मवाच्य का दादा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। भाववाच्य में मुझे अब खाया नहीं जाता। इस तरह के सेंटेंस है जो इसमें एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। तो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ में एक एक एग्जाम्पल भी इसका लिखेंगे, जैसे आपसे आपका क्लियर हो जाए कि जब आप एग्जाम्पल देखेंगे और पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर होगा कि किस चीज़ से क्या किसमें डिफरेंस है, और कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा कर्तवाच्य है, और कौन सा भाववाच्य है। तो ये आपका वाच्य हो गया। नेक्स्ट लेसन होगा इसका पीडीएफ तो मैं आपको सेंड करूँगी, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह। नेक्स्ट लेसन है आपका अविकारी शब्द और अव्यय। तो अव्यय और अविकारी भी आप पहले पढ़ चुके हैं, बट आपको एक बार और मैं समझाना चाहती हूँ। लेसन 15 अविकारी शब्द और अव्यय। अविकारी शब्द अव्यय क्या है आपका? वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता वो आपका अव्यय होता है। ये आपको पता है, अव्यय या विकारी शब्द होता है जो लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमने अब विकारी शब्दों का अध्ययन किया, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का ज्ञान प्राप्त किया। सभी शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इस बदलाव का विकास से प्रभावित होने के कारण उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम उन शब्दों का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्द के 5 भेद होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि और निपात। तो 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो फर्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण। सेकंड क्या है? संबंध बोधक। थर्ड नंबर आपका है समुच्चय बोधक। फोर्थ है विस्मयादि बोधक। और लास्ट वन आपका निपात। ये हो गए अव्यय के आपके 5 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट अपना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4। इसके भी 4 भेद होते हैं। और संबंध बोधक क्या है आपका?
क्रिया विशेषण के 4 में से रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसके बाद आपका आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक के बाद प्रयोग के आधार पर है विभक्ति रहित और मिश्रित रूप। व्युत्पत्ति के आधार पर, इसको भी बहुत लंबा है, इतना ज़्यादा आपको डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है। पहले आप ये 4 समझिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और उसमें आदि बोधक। तो क्रिया विशेषण की क्या है, 4 रूप है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि 4 है। पहले तो अव्यय के 4 भेद है, उसमें पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। इसके बाद आपका है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या पढ़ना है इसमें, इसका एक एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्योंकि क्रिया रीतिवाचक में क्या है, जो क्रिया विशेषण शब्द के क्रिया होने पर रीति अथवा तरीके के विषय में बताते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति एकाएक चिल्ला पड़ा, ये आपका तरीका है कि बीमार व्यक्ति कैसे चिल्लाया, एकाएक चिल्ला पड़ा, वो रीतिवाचक हो गया। सेकंड है कालवाचक, उसमें काल का मतलब ये समय है। आपको काल से क्लियर हो जाएगा कि समय का उसमें ज्ञान होता है। रवि कभी कभी आता है, कब आता है, कभी कभी, उसमें समय का वाक्य आता है। तो जो विशेषण क्रियापद समय की सूचना देते हैं उसे कालवाचक कहते हैं। थर्ड वन आपका है स्थानवाचक, जिससे स्थान का बोध हो। उतना बोलो जितना आवश्यक है। कुछ स्थानवाचक इधर उधर, नीचे ऊपर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, ये है आपका स्थानवाचक। फिर परिमाणवाचक क्या है, नाप तोल कर करना, कोई भी काम को परिमाण के हिसाब से बोध कराना, जो मात्रा का बोध करना। जैसे उतना बोलो जितना आवश्यक है, तो ज़्यादा मत बोलो, इस तरीके का है जो परिमाणवाचक। तो ये आपका 4 ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला रीतिवाचक, तरीके से बोलना, किसी चीज़ को तरीके से कहना कि उन्होंने एकाएक चिल्लाया, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मैं धीरे धीरे खाती हूँ, ये एक तरीका आ रहा है। तो सेंटेंस को आप पहले ध्यान से देखिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस अगर ऐसे है कि धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी, भाग भाग के, चिल्ला के, एकाएक, अचानक से, तो ये सब चीज़ें तरीका है, ये आपका रीतिवाचक है। ये क्लियर हो गया। सेकंड कालवाचक, नाम से ही आप समझ जाइएगा कि अगर वो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देना है तो किस तरीके से देना। काल का मतलब समय होता है, उसमें समय का बोध होता है कि वो अभी आया या कभी आई या रात में आया या दिन में आया, समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये कालवाचक है। स्थानवाचक जो है वो यहाँ वहाँ, इधर उधर, वहाँ कहीं, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, इस तरीके से स्थान का बोध हो रहा है। परिमाणवाचक का मतलब ही आपको मालूम है कि नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर काम करना। तो परिमाण का मतलब ही यही होता है। तो कम बोलो, ज़्यादा खाओ, कम खाओ, इस तरीके की सेंटेंस है, वो जो भी है परिमाणवाचक है। तो आपका पहला जो कर्म ये क्रिया विशेषण है, इसके 4 रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपका है संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पेड़ के ऊपर कबूतर उड़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में के, बिना के, किनारे के, पीछे के, ऊपर जो है वो संबंध बोधक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इनके भी 3 आधार हैं, 1, 2 और 3। तो क्या है 3 का, देखिए, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है, संबंध बोधक 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जिस संज्ञा शब्दों की विभक्ति के बाद आने वाले संबंध बोधक, जैसे तालाब के बीच में कमल खिला है, धन के बिना कोई पूछता नहीं है, ये हमारा क्या है, इसमें विभक्ति रहित है, मिश्रित रूप है। तो ये सारे हैं क्या, प्रयोग के आधार पर। और उसके बिना मेरा ही कौन है, इसी में विभक्ति रहित हो गया, मिश्रित रूप। हरीश ने तार द्वारा पिताजी की बीमारी की सूचना दी। तार मतलब वो तार बिजली का तार नहीं है जो आप समझ रहे हैं इस समय। पहले के समय में, पहले के टाइम में वो जो पोस्टमैन भेजते थे लेटर, आपका लेटर लिख के लोग दूर दूर भेजते थे, 2-3 दिन में पहुँचता था। दूरी है तो ज़्यादा दिन में पहुँचता था, तो उसी को तार कहते थे कि तार द्वारा सूचना दी। मतलब उन्होंने लेटर लिखकर और बताया, इन्फॉर्म किया कि ये उनके पिताजी की तबीयत खराब है। और
ये हो गया आपका पहला प्रयोग के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। इसमें क्या है, इस आधार पर संबंध बोधक के दो भेद माने गए हैं, मूल और यौगिक। मूल क्या है, तक, पास, मात्र, बिना, रहित। यौगिक क्या है, जो संबंध बोधक दूसरे शब्दों से विपरीत हो। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के तीन भेद किए जा सकते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, दिशावाचक, विस्मयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साधनवाचक और संज्ञावाचक। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। इसके बाद आपका थर्ड है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के क्या है, इसके अव्यय के दो रूप होते हैं, सामान्यधिकरण और व्यधिकरण। सामान्यधिकरण में क्या है, मैं जापानी या फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। और व्यधिकरण में क्या है, यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। तो सामान्यधिकरण है जो अव्यय दो या दो से अधिक समान शब्द वालों को जोड़ते हैं, वो सामान्यधिकरण है। और व्यधिकरण मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसे को व्याधिकरण कहते हैं। ये आपका हो गया सामान्यीकरण और व्यधिकरण। इसके बाद आपका बचता है लास्ट क्या है, प्रमुख विस्मयादि। विस्मयादि बोधक आपका सबसे इजी है, जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आपको मालूम है हर शोक, दुख, उल्लास, ये सारी चीज़ें विस्मयादि के अंदर आती हैं। वाह, शाबाश, धन, या ये सारे विस्मयादि बोधक हैं। लास्ट आपका बचता है निपात। निपात क्या है, जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यह केवल बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जल महल मात्र 3 किलोमीटर दूर है। जल महल मात्र 3 किलोमीटर दूर है। हम भी खाना खाएंगे, पहलवान 20 रोटियां तो खा ही लेगा, रमेश ही इसे कर सकता है। ये आपका निपात है। कुछ अन्य निपात केवल, यह राशन केवल झोपड़ी वालों के लिए है, केवल, भर, न, तक, ये निपात है। तो ये आपका अव्यय और अभिकारी भी क्लियर हो गया। इसके बाद ये लेसन आपके क्लियर हो गए। आपका बस बचता वाक्य विचार और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत छोटा सा लेसन है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ भी आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। तो आपको सिलेबस मिल जाएगा जल्दी जल्दी, आप कॉपी कंप्लीट करिए और कॉपी चेक कराइए। ये आपका 2 लेसन क्लियर हो गया, इसकी आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, लेसन 15 और 14 और 15 सॉरी। तो ये आपको क्लियर हो गया आज अव्ययभिकारी और वाच्य। इसके पहले आपने पढ़ा क्रिया और काल। तो अब इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, शीट पे कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, जो मैं PDF भेजूंगी आपको। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।